नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 8वें चरण के लिए भी जमकर वोट डाले गए, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई। विधानसभा चुनाव का ये आखिरी चरण था जिसमें 35 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन आखिरी चरण भी हिंसा से नहीं बच सका। कोलकाता के मानिकतला में टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी उम्मीदवार से ही भिड़ गए। वहां से बीजेपी उम्मीदवार कल्याण चौबे वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर एक बूथ पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद टीएमसी समर्थकों ने उनका घेराव कर लिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में ही वहां जमकर हंगामा हुआ और नारेबाजी की गई। बताया गया कि इस हंगामे में कुछ लोगों को चोटें भी आईं। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी को टीएमसी समर्थकों के बीच से बाहर निकाला। ये टीएमसी वाले के गुंडागर्दी, इस तरह से कैंडिडेट पे हाथ उठाना, कैंडिडेट के गाड़ी पर हमला करना। इसी तरह कोलकाता के जोरासांको विधानसभा इलाके में बमबाजी की खबर सामने आई। बताया गया कि वहां भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 बम फेंके गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। वो स्पॉट है, ठीक ये जो गोला आप देख रही हैं, ये जो गोला बनाया गया है, ये यहाँ पर बॉम्बिंग का स्पॉट है। वहां से बीजेपी उम्मीदवार मीना देवी पुरोहित ने टीएमसी पर उनको निशाना बनाकर हमला करवाने का आरोप लगा दिया। ये हार का डर दिखा रहे हैं कि पब्लिक ना निकले और ना मैं निकलूं। जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर मुस्लिम मतदाताओं को डराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। दोनों बूथ पे मुस्लिम वोटर्स को डराने की ये बहुत घिनौनी साजिश है। हिंसा की तस्वीरें बीरभूम से भी सामने आई। वहां नानूर में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कर उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई। আমাকে মারধর করা হয়, আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং আমার সাথে যে ছেলেরা ছিল তাদেরকেও মারধর করা হয়। बीरभूम के मयूरेश्वर में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बीजेपी ने टीएमसी पर इस हमले का आरोप लगाया। इसी के साथ कूचबिहार की शीतलकुची विधानसभा में भी दोबारा मतदान कराया गया। वहां चौथे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां दोबारा वोटिंग करवाई गई। इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। हालांकि वहां भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हल्का टकराव देखने को मिला। वहां से बीजेपी उम्मीदवार पार्टी का झंडा लगी गाड़ी लेकर बूथ तक पहुंच गए, जिससे टीएमसी प्रत्याशी पार्थ प्रतिम राय बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए बीजेपी उम्मीदवार पर कार्रवाई की मांग की। পরবর্তী পর্যায়ে এটা নিয়ে আমি কমপ্লেন করছি এবং ইসিআই তে কমপ্লেন করব, আমাদের নেতৃত্বকে জানাবো। हालांकि इस बार वहां वोट डालने के लिए ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। कुछ लोग जमीन पर बने निशानों पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर बीरभूम के बोलपुर से सामने आई। वहां बूथ पर पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार पर जोरदार हमला हो गया। बीजेपी प्रत्याशी अनिर्बान गांगुली ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में कुछ लोग अनिर्बान गांगुली को लाठियां लेकर दौड़ाते दिखे। हालात बिगड़ते देख उनके सुरक्षाकर्मी किसी तरह उनको बचाकर गाड़ी तक ले गए। गाड़ी में बैठने के बाद वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन हमलावरों ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमलावरों ने उनकी गाड़ी में पीछे से हमला कर दिया, जिससे उसके शीशे टूट गए। ये लोग काफी देर तक उनकी गाड़ी का पीछा करते रहे। हालांकि बाद में वहां तैनात पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया। बाद में किसी तरह बीजेपी उम्मीदवार को वहां से निकाला जा सका। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है, या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र ने इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है
और इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को सफर की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चौथे और अंतिम चरण में राज्य के 17 जिलों में वोट डाले गए, जिनमें मथुरा भी शामिल है। जहां के बरसाना इलाके के नाहरा गांव में फर्जी मतदान की सूचना पर जमकर बवाल हुआ। वहां पर प्रधान पद के 2 उम्मीदवारों के समर्थक इस कदर एक दूसरे से उलझे कि पोलिंग बूथ पर जंग जैसे हालात बन गए। एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे दोनों गुटों के लोग लाठियों से झगड़ते नजर आए। इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। बताया गया कि इस मारपीट में फायरिंग भी हुई। काफी देर तक चले इस बवाल में दोनों तरफ के करीब 10 लोग घायल हो गए। किसी का सिर फूटा तो किसी के पैर में चोट लगी। इन सभी को फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस हिंसा के आरोप में दोनों पक्षों के करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल साथ के साथ पीएसी तैनात कर दी गई है। वोटिंग के दौरान हिंसा की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें गाजीपुर जिले से भी सामने आई। वहां के सेवराई तहसील के चित्रकोनी गांव में प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। लाठियों से लैस 2 पक्षों के लोग एक दूसरे पर इस कदर टूट पड़े कि वहां मौजूद पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। क्या बूढ़े और क्या जवान, सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नजर आए। इस बीच वहां पर वोटिंग के लिए पहुंची एक महिला पुलिस वाले से लड़ाई को शांत करवाने की अपील करती दिखी, मगर पुलिस वाले ने उल्टा महिला को ही वहां से जाने का इशारा कर दिया। इस मारपीट का वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए की बजाय 400 रुपए प्रति डोज की कीमत में मिलेगी। बताया गया कि इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया था। कोलंबिया में सरकार कोरोना काल में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव लाई तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बसा ये देश हिंसा की आग में झुलसने लगा। वहां की सरकार की दलील है कि महामारी के इस दौर में कोलंबिया की अर्थव्यवस्था को गर्त से निकालने के लिए टैक्स बढ़ाना जरूरी है। लेकिन इस प्रस्ताव की भनक लगते ही कोलंबिया की सड़कों पर दिन दहाड़े दंगे भड़क गए। हजारों प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार से हिसाब लेने के लिए राजधानी बोगोता में संसद की तरफ कूच कर दिया और फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी ऐसे भिड़े कि संसद के पास महाभारत छिड़ गई। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई जिसमें प्रदर्शनकारी एक बाइक पर सवार 2 पुलिसकर्मियों को दौड़ाते दिखे। बाइक का संतुलन बिगड़ा और पुलिस वाले गिर गए। फिर तो लोग उन पर टूट ही पड़े। पुलिस ने लोगों को पस्त करने के लिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। पानी की बौछार भी की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहे। उन्होंने सड़क पर पड़े पत्थर ही अपने हथियार बना लिए। इतने पत्थर चलाए गए कि सड़क चलने लायक ही नहीं बची। वहीं कोलंबिया के काली शहर में तो बेखौफ बागी पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उस पर वार करते नजर आए। उन्होंने बसें फूंक दी, जगह जगह आगजनी की। एक इलाके में तो प्रदर्शनकारी सड़क पर लगी एक मूर्ति को तोड़ने पर तुले दिखे। कोलंबिया में लोगों का कहना है कि कोरोना काल में वैसे ही उनके खाने के लाले पड़े हैं और सरकार है कि उनके देश की माली हालत ठीक करने की आड़ में उनकी जेबों पर डाका डालकर अमीरों की तिजोरी भरना चाहती है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। मरीजों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,235 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 395 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से 15,772 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के कहर से जूझ रहे भारत के लिए विदेशों से मदद की खेप लगातार भेजी जा रही है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने भारत के लिए सेना के विमान से मेडिकल सामग्री रवाना कर दी है, जिसमें 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9.5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट और 1 लाख N95 मास्क शामिल हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से ऑक्सीजन की 3 जनरेशन यूनिट भेजी जा रही हैं। हर यूनिट से 1 मिनट में 500 लीटर उत्पादन होगा।
जबकि रूस से 2 विमान राहत का सामान लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिनमें ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली 20 यूनिट, 75 वेंटिलेटर और 22 मीट्रिक टन दवा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने की अपील की। केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के जींद में बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा के आवास के बाहर खूब हंगामा किया। बताया गया कि इन किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जींद दौरे की सूचना मिली, जिसका विरोध करने के लिए ये लोग बीजेपी विधायक के आवास पर पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए वहां पर पहले से ही भारी पुलिस की तैनाती थी, जिसकी वजह से जब किसान आगे नहीं बढ़ पाए तो उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। वहां पर लगी बैरिकेडिंग की मदद से पुलिस वाले किसानों को आगे बढ़ने से रोकते दिखे, जिसका किसानों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया, मगर उनको आगे बढ़ने में कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान ये लोग हाथों में काले झंडे लिए नजर आए, जबकि इस हंगामे में कुछ महिलाएं भी विरोध करती दिखी। बीच बीच में पुलिस वाले किसानों को समझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जिसका कोई असर नहीं हुआ और वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,159 मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 771 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि एक दिन में कोरोना के जितने मरीज मिले उससे ज्यादातर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 68,537 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। तो वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 4,174 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक पाबंदी बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियां 30 अप्रैल के बाद 15 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान वहां तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी जो अब तक लागू थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम दिया है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में एक है। वहां इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद राज्य में कोरोना के मामले नहीं थम रहे और रोजाना 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि जिन मरीजों को HIV या कैंसर है या उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी, जबकि ऐसे मरीज जो 60 साल से ऊपर के हैं और पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन पर भी यही नियम लागू होगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क पहनना और 8 घंटे पर इसको बदलना जरूरी किया गया है। ये नहीं, जिस वक्त उनकी देखभाल करने वाले कमरे में आएंगे उस दौरान दोनों को N95 मास्क पहनना होगा। साथ ही रोजाना हर 4 घंटे पर बुखार मापना, 2 बार गर्म पानी से गरारे करना और भाप लेने की सलाह दी गई है। लेकिन इस दौरान अगर सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या ऑक्सीजन का लेवल 94% से नीचे जाने पर डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए भी कहा गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। सिसोदिया ने पीयूष गोयल से 490 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की अपील की है। अपने खत में सिसोदिया ने कहा कि पिछली बार का जो कोटा बढ़ाया गया उनमें 3 प्लांट 1,500 किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं और वो पिछले 10 दिन में एक बार भी दिल्ली नहीं आया। साथ ही उन्होंने पीयूष गोयल से यह भी आग्रह किया कि केंद्र और राज्यों की उत्पादन इकाइयों से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सुविधाएं भी प्रदान करें। अमेरिका के शिकागो से पुलिस की जानलेवा फायरिंग का एक और वीडियो सामने आया। पुलिस का निशाना बनने 22 साल के लड़के का यह वीडियो 31 मार्च का है, जिसे करीब 1 महीने बाद जारी किया गया, जिसमें एक पुलिस वाला रात के अंधेरे में उसको दौड़ाता नजर आया। इस दौरान उसने लड़के से पिस्तौल छोड़ने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो बिना वक्त गंवाए पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी।
पुलिस की गोली खाकर जमीन पर गिरा लड़का उससे पूछता रहा कि आखिर उसने गोली क्यों चलाई, जिस पर पुलिस वाले ने उसके पास पिस्तौल होने की दलील दी। हालांकि पुलिस के शरीर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में पिस्तौल नजर नहीं आई, लेकिन ये पूरी घटना वहां एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें आगे आगे भागते लड़के पर पुलिस वाला पीछे से गोली चलाता दिखा और पुलिस की गोली खाते ही वो लड़खड़ाकर गिर गया। इसी दौरान वो अपने हाथ से एक छोटी सी पिस्तौल फेंकता नजर आया, जो वहीं घर की सीढ़ी के बगल में जा गिरी। इन्हीं तस्वीरों ने उसके हाथ में पिस्तौल होने की तस्दीक कर दी। इतना ही नहीं, तस्वीरों में 2 पुलिस वालों से घिरे लड़के के बाएं घुटने के ऊपर गोली लगने से हुआ जख्म और उससे बहता खून भी साफ नजर आया। घायल युवक जमीन पर पड़ा दर्द से करहाने लगा, तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे मदद का भरोसा दिलाया। बताया गया कि वक्त रहते एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस वालों ने लड़के की जान बचा ली। पटना में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने वहां मास्क ना पहनने वाले कुछ लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की थी, जिस पर कुछ लोग भड़क गए और उनके पुलिस वालों के साथ बहस शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में अचानक भीड़ ने वहां खड़े दरोगा और बाकी पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने वाले फिर धीरे धीरे वहां से निकल गए। हमले के बाद जब पुलिस के जवान संभले तो उन्होंने भी लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले बीच सड़क पर पुलिस के साथ भीड़ में कुछ लोगों की बहुत देर तक बहस होती रही। कई बार भीड़ ने पुलिस वालों पर हमले की कोशिश भी की। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ा तो उसके बाद ही गाड़ियों के लिए रास्ते को खोला जा सका। फिल्म बोले चूड़ियां का नया गाना जारी हो गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तमन्ना भाटिया की फिल्म बोले चूड़ियां का नया गाना रहगुजर जारी कर दिया गया। रहगुजर तू मेरी, रहगुजर तू, हम चलेंगे लेके जाए अब जिधर तू। यूपी सरकार ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया। अब वहां शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली। साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना का टीका लगवाने की अपील भी की। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहरीली शराब पीने से 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान शराब बांटी गई, जिसे पीते ही कोहराम मच गया। बिल्कुल खुलेआम बट रही थी। मौत की खबर मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। 2 प्रधान प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कुछ शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद के साणंद और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना जांच के लिए वैन सेवा शुरू की गई। इस वैन में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके तहत गांव-गांव घूमकर फ्री में लोगों के RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं। इसका मकसद उन गांवों तक पहुंचना है जहां कोरोना की जांच की सुविधा नहीं है। बताया गया कि अलग अलग गांवों के लिए समय और तारीख पहले से तय होती है और गांव में पहुंचते ही लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वैन के बाहर खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कर सभी की कोरोना जांच की जाती है। घर बैठे गंगा से त्यारे आई से यूनिटी 1 RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में दे दी जाती है। कोरोना की जांच के अलावा इस वैन में ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। यही वजह है कि लोग घर बैठे मिल रही इन सुविधाओं का खूब फायदा उठा रहे हैं। फायदो तो घणो थशे, आम पब्लिक ने घणो फायदो। खबर है कि इस वैन के अलावा 7 एम्बुलेंस और ICU ऑन व्हील्स सेवा की भी शुरुआत की गई। कोरोना के इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों की मदद के लिए कई लोगों ने हाथ बढ़ाया। मरीजों की जान बचाने के लिए कहीं ऑक्सीजन के लंगर लगाए गए तो कहीं घूम घूम कर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए। और इसी के तहत ग्रेटर कैलाश इलाके के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में ऑक्सीजन रिफिलिंग का लंगर शुरू किया गया। बताया गया कि यहाँ 5 से 7 किलो तक ऑक्सीजन फ्री में भरवाई जा सकती है। इस अनोखे लंगर की जानकारी मिलते ही यहाँ राहत की उम्मीद लेकर पहुंचने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश के पहाड़ी वाले गुरुद्वारे में, जहां पर ऑक्सीजन रिफिल की सेवा दी जा रही है। ऑक्सीजन लंगर के साथ ही यहाँ जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए खाने के पैकेट भी बनाए गए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर मरीजों के घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की मुहिम चलाई।
खबर है कि पुलिस की मदद से ये लोग रोजाना सैकड़ों सिलेंडर बांटने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकलने लोगों को सबक सिखाने का अनोखा तरीका निकाला। सीधी में लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग वहां से सड़कों पर घूमते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने अनोखे तरीके से सबक सिखाया। वहां लोगों को सजा देने के लिए पुलिस ने लाठी का नहीं बल्कि कॉपी और कलम का इस्तेमाल किया। जो कोई भी बिना वजह बाहर घूमता दिखाई दिया, उसे कॉपी और कलम थमाकर पुलिस ने सड़क के किनारे बिठाया और उस कॉपी में कोरोना से बचाव की बातें लिखने को कहा। छोटे छोटे अक्षर लिखो, 3 बार आएगा। घर पे रहें सुरक्षित रहें, घर पे रहें सुरक्षित रहें, घर पे रहें सुरक्षित रहें। बताया गया कि सजा के तौर पर 44 पेज की कॉपी को भरने के बाद ही लोगों को वहां से जाने दिया गया। हालांकि इस अनोखी सजा से पहले नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों से उठक बैठक भी लगवाई गई। जल्दी मारो, जल्दी मारो। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। मुंबई में फर्जी आईडी के जरिए लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों पर रेलवे ने कार्रवाई की। मुंबई में फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों पर रेलवे ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। ऐसा करने वालों से न केवल जुर्माना वसूला जा रहा है बल्कि रेलवे पुलिस उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर रही है। फर्जी आईडी के तहत यात्रा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है ताकि ट्रेनों में जो भीड़ है वो कम रहे। कोरोना के कहर को देखते हुए लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की मंजूरी दी गई थी। जो भी यात्री लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने की जिसके पास परमिशन नहीं है या जो नॉन एसेंशियल कैटेगरी का है, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए। टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और दूसरे देशों से कोरोना संकट में भारत की मदद करने की अपील की। Please donate and please use your resources as much as you can. India needs you. आईपीएल से कुछ खिलाड़ियों के बाद अब अंपायरों ने भी अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया। भारत के नितिन मेनन और ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल ने आईपीएल को बीच में ही छोड़ने का फैसला लिया। इन दोनों अंपायरों ने इसके लिए निजी वजहों का हवाला दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सरकार को सभी अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजामों की जांच करने को कहा। मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर मास्क के गाड़ी में बैठे एक संत को रोका, जिस पर वो संत झल्ला गए। जिस संत को रोका गया वो राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष आत्मानंद सरस्वती थे, जो अपने ड्राइवर के साथ ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। आत्मानंद सरस्वती ने मास्क नहीं पहना था, जिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे मास्क लगाने की अपील की। वहां खड़े अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि मास्क ना पहनने पर उनका चालान कटेगा, जिस पर आत्मानंद सरस्वती भड़क गए। नहीं होगा चालान, और नहीं लगा रहा हूं मास्क। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी ठान लिया कि बगैर चालान काटे तो वो उस संत को जाने नहीं देंगे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को सड़क के किनारे लगवाया और उनसे चालान कटवाने को कहा। इस बार उस संत ने चालान से बचने के लिए नया दाव चला। अब मुझे चालान देना पड़ रहा है, तो मैं ये पैसे भूपेंद्र या सीएम साहब दे मुझे, क्योंकि मैंने काम किया है कोरोना काल में। जब सारे दाव फेल हो गए तो फिर आत्मानंद सरस्वती ने ऐसी दलील दी जो वहां खड़े किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। आखिरकार पुलिस ने मास्क न पहनने पर उनका चालान काटा और उसके बाद ही आत्मानंद सरस्वती को वहां से जाने दिया गया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सेना के कामों की प्रधानमंत्री ने समीक्षा की। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि इस मामले में खुद सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने उनसे मुलाकात की और ये जानकारी दी कि राज्यों की मदद के लिए सेना का मेडिकल स्टाफ तैयार है, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर अस्पताल बनाए, जो जरूरत पड़ने पर आम लोगों को इलाज की सुविधा भी दे रहे हैं। और लोग चाहें तो अपने आसपास सेना के बनाए इन अस्पतालों से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेना प्रमुख ने ऑक्सीजन टैंकरों के आयात में सेना की मदद का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री को दिया। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 398 लोगों की जान चली गई।
राज्य में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ से मिले, जहां पिछले 24 घंटे में 4126 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के सामने आने के साथ ही यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,237 हो गई है। कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। यही वजह है कि योगी सरकार ने राज्य में सख्ती और बढ़ा दी है। राज्य में अब आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। पेरू की राजधानी लीमा में अपने आशियाने उजड़ने पर लोग भड़क गए और हिंसा पर उतर आए। ये हजारों गरीब परिवारों के वो लोग हैं जो वहां एक पहाड़ी पर अवैध तरीके से बसे थे, लिहाजा पुलिस ने उनको जबरदस्ती हटा दिया। जिसके बाद बेघर हुए लोगों ने गुस्से में तोड़फोड़ करने के साथ सड़क पर खड़ी एक कार पलट दी, जिसे दर्जनों पुलिस वालों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सीधा किया, जो खस्ताहाल हो चुकी थी। इससे पहले अचानक हुई पुलिस की कार्रवाई से पहाड़ी पर बसे परिवार तितर-बितर हो गए और अपने ठिकाने छोड़कर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और इसी से नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे लोगों का आरोप है कि उनके पास घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं और प्रशासन उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए इलाके में पुलिस के ढेरों जवान तैनात कर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि जिस खाली प्लॉट पर लोगों ने छोटे छोटे टेंट लगाकर घर बसाया, वहां से एक खनन कंपनी ईंट बनाने के लिए रेत निकालती है और इसलिए पुलिस ने उनके अवैध ठिकानों को हटाने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,403 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 89 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 11,248 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,241 है, जिनका इलाज चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मारामारी तक शुरू हो गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए डीआरडीओ ने 900 बेड का एक अस्पताल शुरू किया। लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल में बेड पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। मरीज को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए एक आदमी ने अपना ऑटो रिक्शा बैरिकेड के ऊपर चढ़ा दिया। बताया गया कि वहां बिना रजिस्ट्रेशन मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसे में लोग अंदर न आ सकें, इसके लिए अस्पताल के बाहर बैरिकेड लगा दिए गए। लेकिन अपनों को मरता देख लोगों का गुस्सा भड़क गया। वो किसी तरह अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान वहां जमकर धक्का मुक्की भी हुई। 900 बेड वाले इस अस्पताल में अब मरीजों को टोकन के जरिए ही भर्ती किया जा रहा है, लेकिन टोकन लेने और मरीज की रिपोर्ट जमा करवाने के लिए ही वहां लंबी लाइन देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग अस्पताल के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। लोगों को उनके नंबर की जानकारी देने के लिए अस्पताल के बाहर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी लगाई गई, लेकिन भीड़ के आगे ये इंतजाम भी नाकाफी नजर आए। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर उस शख्स की हत्या की थी, जिसके आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन तीसरे आरोपी को पकड़ने की मांग पर मारे गए लड़के के घर वालों ने उसके शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इलाके के कई लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे और उन्होंने बेगूसराय की सड़कों पर जमकर आगजनी की। टायरों को जलाकर कई रास्तों को जाम किया गया और पुलिस के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। पुलिस बहुत देर तक लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। बताया गया कि इस घटना में पीड़ित परिवार ने मारे गए लड़के के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों से बरामद दवाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि जब्त रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाए और पुलिस जब इन चीज़ों को बरामद करे तो इनके सही और असली होने का पता ज़रूर कर ले। फिर इसकी जानकारी वो अपने डीसीपी स्तर के अधिकारियों को दे, जो इनको अस्पतालों के लिए जारी करेंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मरीजों के घर वालों ने अगर ये दवा या ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी है तो वो जब्त ना करें, क्योंकि उन्होंने ज़रूरत की वजह से लिया हो। अदालत को ये जानकारी दी गई थी कि दिल्ली पुलिस ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 200 से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिसके बाद ये आदेश दिया गया।
मनमोहन सिंह को एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोरोना से ठीक होने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बिहार इलाके में एक हुक्का बार पर छापा मारा। आरोप है कि राजधानी में लागू लॉकडाउन के बावजूद यह हुक्का बार चलाया जा रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने राजधानी में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला की बेस अस्पताल में सफल डिलीवरी हुई। अस्पताल के डॉक्टरों ने पीपीई किट पहनकर इसे अंजाम दिया। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर दिल्ली सरकार और बीजेपी के कब्जे वाली एमसीडी के बीच सियासी घमासान मच गया। दिल्ली सरकार का आंकड़ा है कि पिछले 24 घंटे में 368 मरीजों की मौत हुई, जबकि नगर निगम का कहना है कि इस दौरान 702 कोरोना मरीजों का दाह संस्कार किया गया। तो दिल्ली सरकार अपने फेलियर को छुपाना चाहती है। इस समय हम खुद आगे बढ़ के उनके साथ सहयोग करके काम करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये कोई राजनीति का समय नहीं है। दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 मई तक के लिए लगाई गई है। शिवराज सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी से आने वाले और जाने वाली बसों पर रोक लगाई है। 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधानी जरूरी है। अमेरिका को टक्कर देते हुए चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का सबसे अहम और बड़ा हिस्सा कामयाबी के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, जिसके लिए उसने अपने ताकतवर लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। हाइनान प्रांत के एक लॉन्च पैड से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। जैसे ही उल्टी गिनती खत्म हुई, रॉकेट का इंजन चालू हो गया और वो आग की लपटें छोड़ता हुआ आसमान की तरफ बढ़ने लगा। रॉकेट के तय ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसके अगले हिस्से में मौजूद स्पेस स्टेशन का वो हिस्सा अलग हो गया। जल्द ही उसे उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जैसे ही मिशन कामयाब हुआ, धरती पर मौजूद चीनी वैज्ञानिक खुशी से उछलने लगे। हालांकि चीन ने अभी स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा ही वहां भेजा है और अभी इसके 2 और हिस्से भेजे जाने बाकी हैं। चीन ने इस स्पेस स्टेशन के अगले साल तक पूरी तरह चालू होने की उम्मीद जताई है। बिहार में सख्ती के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 13,089 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान पटना में 2,186 और गया में 1,128 नए मरीज मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 10,926 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के महापोल के जादुई आंकड़े आए, जिनमें बंगाल में टीएमसी को जबरदस्त नुकसान होता दिख रहा है और बीजेपी कांटे की टक्कर देते हुए लगभग उसके बराबर खड़ी हो गई है। महापोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। वहां बीजेपी को 137 जबकि टीएमसी को 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ममता बनर्जी की पार्टी को इस बार बहुमत मिलता नहीं दिख रहा, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में भी हालात बेहद खराब हैं, जहां सख्ती बढ़ाने के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,258 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना की वजह से 158 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 32 लोगों की मौत हुई, जबकि जोधपुर में 30 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 10,964 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,69,519 है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ दिनों से वायरल हो रहे एक वीडियो पर चीफ मेडिकल ऑफिसर ने सफाई दी। आरोप है कि अपने बीमार बच्चे के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पर एक महिला को सीएमओ ने जेल भिजवाने की धमकी दी थी, जिसका एक वीडियो कुछ दिन से वायरल है, जिसमें एक महिला सीएमओ के सामने हाथ जोड़कर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ाती हुई दिखाई दी। उसने उनके पांव भी पकड़े। ये सब
बेकार की बात मत करो प्लीज। इसके बाद सीएमओ महिला से पर्चे लेकर अपने दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ दफ्तर के बाहर इंजेक्शन के इंतजार में खड़ी रही, लेकिन कुछ देर बाद ही उस महिला की एक रिश्तेदार का गुस्सा सीएमओ पर फूट पड़ा। जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इस वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और सीएमओ खुद इस पर सफाई देने सामने आए। ऐसी बात कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, ये सब भ्रामक सूचनाएं हैं और नितांत मैं इसका खंडन करता हूं। वहीं दावा किया गया कि रेमडेसिविर नहीं मिलने की वजह से महिला की बेटे की एक दिन पहले मौत हो गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 14,327 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना की वजह से 180 लोगों की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मामले 1,37,794 हैं, जो कि कोरोना की वजह से अब तक 7,010 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती और बढ़ा दी है। 15 मई तक सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे, जबकि बाकी 5 दिनों में सरकारी दफ्तरों में आधे कर्मचारी ही काम करेंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पिछले हफ्ते पुलिस की गोली का शिकार होने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी। बताया गया कि पुलिस 42 साल के उस आदमी को गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसी गर्मागर्मी में चली गोली में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों को सजा दिलाने के लिए पिछले कई दिनों की तरह लोग एक बार फिर अपनी नींद छोड़कर रात में ही सड़कों पर उतर गए। पुलिस रास्ते में खड़ी दिखी तो प्रदर्शनकारी उससे उलझे नहीं, उल्टा उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिए और पुलिस की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप खड़े हो गए। पुलिस डंडे दिखा रही थी और निहत्थे लोग डरने के बजाय पुलिस को उन्हें जेल में डालने की चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन के अगले ही दिन ज्यादा बवाल तब हुआ जब इलाके की एक अदालत ने आरोपी पुलिस वालों के बॉडी कैमरों में रिकॉर्ड हुए गोलीकांड के वीडियो को जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। इससे इंसाफ की आस लगाए लोगों को गहरा धक्का लगा और फिर तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया। पुलिस को कसूरवार ठहराने के लिए घटना का वीडियो अहम हथियार साबित हो सकता है, इसलिए पहले ही दिन से उसे जारी करने की मांग उठ रही है। लेकिन जज के फैसले ने लोगों के अंदर सुलग रही आग में घी डाल दिया। इस साल 4 धाम यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाली 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी। वहां बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेच रहे थे। दिल्ली में लागू लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर बड़ी संख्या में गाड़ियां दिखी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो ट्रैफिक जैम जैसे हालात नजर आए। हयात होटल के सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप गाड़ियों की संख्या से अंदाजा लगाइए कि कितनी गाड़ियां घरों से बाहर निकल रही हैं। आईआईटी कानपुर ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के मकसद से एक ऐप तैयार किया। दावा किया गया कि इस ऐप की मदद से राज्य के अस्पतालों में मौजूद ऑक्सीजन और उसकी खपत पर नजर रखी जा सकेगी। यही नहीं, बताया गया कि यह ऐप अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में भी मदद करेगा। लगातार इस बात को मॉनिटर करना कि किस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, उनकी कितनी आवश्यकता है। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन की कीमतों का मुद्दा उठाया और केंद्र पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा दिया। राहुल के इस हमले पर बीजेपी भड़क गई और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भारत की कंपनियों को बढ़ावा न देने का आरोप मढ़ दिया। दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक दवा कंपनी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि ये सभी नकली रेमडेसिविर 25,000 रुपए में बेचा करते थे। पुलिस ने कंपनी से करीब 200 नकली रेमडेसिविर को बरामद करने का दावा भी किया है। अपने जवानों को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने नया आदेश जारी किया। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के सिपाही से लेकर एएसआई को अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और इसी कैटेगरी के कर्मचारियों में जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी लेकिन उनको कोई गंभीर बीमारी होगी तो उनको भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा थाने से 1 घंटे की दूरी पर रहने वाले पुलिसकर्मियों को काम करने वाली जगह के पास ही आवास मुहैया कराने के लिए कहा गया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की होगी। यूपी के कानपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर को रिफिल करते समय जबरदस्त हादसा हो गया। सिलेंडर रिफिल करने के दौरान वो फट गया और वहां काम कर रहे 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए।
इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना संक्रमण के दौर में कानपुर में जबरदस्त ऑक्सीजन का संकट देखने को मिल रहा है। इसी दौरान पनकी में स्थित इस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। आपको बता दें कि देर रात में यहाँ पर काम चल रहा था और सुबह तड़के यहाँ पर विस्फोट हो गया, जिसके चलते कई मजदूर घायल हो गए हैं और एक मजदूर की मौत हो गई है। फैक्ट्री प्रशासन फिलहाल मामले में कोई जानकारी देने से बच रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये विस्फोट कितना बड़ा था, किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ और ये ऊपर की जो छत है वो पूरी तरीके से उड़ गई है और नीचे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि विस्फोट को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं फैक्ट्री प्रशासन यह बताने को तैयार नहीं है कि इस विस्फोट में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक जो मजदूर है वो दबा हुआ है आगे, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और फैक्ट्री प्रशासन अपने हिसाब से माहौल को मैनेज करने में जुटा हुआ है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। कोरोना का टीका लगवाने के लिए मुंबई के कई वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इस महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया। वैक्सीन की कमी की वजह से मुंबई में पिछले 2 दिन से ये मुहिम रोक दी गई थी। लेकिन टीका अभियान के दोबारा शुरू होते ही सभी सेंटरों पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गोरेगांव नेस्को सेंटर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें साफ दिखा कि वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। वैक्सीन लगवाने की होड़ में लोगों ने 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी, जिसे संभालना मुश्किल हो गया। कड़ी धूप के बावजूद लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से तय दूरी नहीं बनाई और न ही प्रशासन की तरफ से ही इसके इंतजाम किए गए। 45 प्लस के उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा है कि इस लाइन में 500 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। थोड़ी देर बाद वहां बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर भी पहुंची। उन्होंने लोगों से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचने की अपील की। जिसके ऐप पे मैसेज नहीं है उनको अंदर भी नहीं लेंगे। वहीं बीकेसी कोविड सेंटर पर भी टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। वहां भी कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े दिखाई दिए। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे वैक्सीन सेंटरों से भी सामने आई। देश भर में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्री परिषद की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली को ऑक्सीजन देने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही क्यों दी गई, जबकि मांग 700 मीट्रिक टन से ज्यादा थी। लिहाजा कल तक वो ऑक्सीजन आवंटन के मुद्दे पर जवाब सौंपे। हालांकि सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अभी दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन मिल रही है वो पर्याप्त है। लेकिन अदालत ने इस पर ऐतराज जताया कि दिल्ली की जानकारी उनको भी है और वो भी हालात देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई से लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र ने इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है और इसके साथ ही समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो और दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही यात्रियों को सफर की अनुमति होगी। एक तरफ हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा तो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में केंद्र पर भेदभाव का इल्जाम लगा दिया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अपने इन आरोपों के समर्थन में पार्टी ने केंद्र के तय फॉर्मूले के हिसाब से आंकड़े दिए और ये बताया कि राजधानी में 16,000 से ज्यादा बिना आईसीयू वाले बेड हैं और 15,000 नए ऑक्सीजन वाले बेड तैयार होंगे, जिसके लिए 704 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है।
इसी तरह दिल्ली में 4,800 से ज्यादा आईसीयू बेड और 10 मई तक 1200 ऐसे बेड और तैयार हो जाएंगे। लिहाजा इसके लिए भी 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी के हिसाब से इन दोनों को मिलाकर राजधानी को 976 मीट्रिक टन की जरूरत है, लेकिन केंद्र से उसे इसकी सप्लाई हो रही है 480 मीट्रिक टन, यानी जितनी चाहिए उससे आधी ही दिल्ली को मिल पा रही है ऑक्सीजन। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। राज्य को अब कोवैक्सीन 600 रुपए की बजाय 400 रुपए प्रति डोज की कीमत में मिलेगी। बताया गया कि इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया था। 1 मई से शुरू होने वाले टीका अभियान के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम स्लॉट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगवाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा। यानी वो कोविन ऐप या वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं, लेकिन उन्हें किस सेंटर में और किस वक्त वैक्सीन लगेगी इसकी जानकारी ही नहीं मिल रही। कल से भी ट्राई किया, सुबह से मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। टीका लगाने के इस तीसरे चरण के लिए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद ही वो अपना मनपसंद सेंटर और तारीख चुन सकते हैं। वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है, उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पीछे वैक्सीन की कमी की दलील दी। दावा किया गया कि सरकार की तैयारियां तो पूरी हैं, बस वैक्सीन आने का इंतजार है। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। हालांकि केंद्र ने देश में वैक्सीन की कमी होने के आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। मरीजों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,235 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 395 लोगों की मौत हो गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली में अब कोरोना की वजह से 15,772 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना संकट में रेमडेसिविर की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि देश में रोजाना 67,000 रेमडेसिविर का उत्पादन होता है, जबकि कोरोना मरीजों के लिए इस वक्त जरूरत रोजाना 3 लाख तक है। लिहाजा सरकार ने विदेशों की कई दवा कंपनियों से इसकी कमी को पूरा करने के लिए संपर्क किया है, जिनमें अमेरिका की जिलियड साइंसेज भी शामिल है, जिसने 4.5 लाख रेमडेसिविर देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि मिस्र से 4 लाख इंजेक्शन आने की संभावना है। इसके अलावा इजरायल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से भी संपर्क किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने की अपील की। दो दिन पहले करेन समुदाय के विद्रोहियों ने म्यांमार में आर्मी बेस पर हमला किया, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वहां की सेना ने करेन राज्य में एयर स्ट्राइक कर दी। असल में आजादी की मांग कर रहे करेन समुदाय के विद्रोही दशकों से म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्तापलट के बाद यह जंग आर पार की लड़ाई में बदल गई। और इसी कड़ी में म्यांमार की सेना के जेट और हेलीकॉप्टरों ने करेन राज्य पर ताबड़तोड़ 6 ऐसे भयानक हवाई हमले किए कि शांत इलाका थर्रा उठा। एयर स्ट्राइक के वीडियो में दूर घने जंगल में इतना धुआं उठता दिखा मानो वहां सदियों से शांत पड़ा कोई ज्वालामुखी फटा हो। जिस इलाके में एयर स्ट्राइक की गई वो पड़ोसी देश थाईलैंड की सीमा के पास है। हवाई हमले इतने खतरनाक थे कि वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 771 लोगों ने दम तोड़ दिया।
अच्छी बात यह रही कि एक दिन में कोरोना के जितने मरीज मिले उससे ज्यादा ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 68,537 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। तो वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 4,174 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हो गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर काबू